अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो भी हमने तरतीब दिया है आज के दिन की ताज़ा तरीन सियासी और अदालती डेवलपमेंट्स के लिए। आज सारा दिन जो है बड़ी ख़बरें आती रहीं, बड़ी गहमा गहमी रही। माननीय चेयरमैन PTI को जो उनकी हल्का था उनसे वो कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हो गए एपलेट ट्रिब्यूनल्स की जानिब से। एक और फ़ैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि ज़ाहिर है बड़ा फ़ैसला है PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको पेशावर हाई कोर्ट से उनका जो बल्ले का निशान था वो वापस मिल गया, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है उसको बूस्ट करेगा। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि एक बहुत पुराना केस था जो आर्टिकल 6 के नफाज के बाद शुरू हुआ। ख़ुसूसी अदालत ने एक सज़ा दी फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ साहब को, जिसके बाद एक लाहौर की अदालत थी, उसने उनका वो सज़ा मुअत्तल कर दी और आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उस सज़ा को बरकरार रखा जो कि ख़ुसूसी अदालत ने दी थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अपने खालके हकीकी से जा मिले हैं। उनका हिसाब किताब अल्लाह ताला और उनके दरमियान है, लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला है जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक अलामती लिहाज से एक बड़ी एक दूररस फ़ैसला साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहब जस्टिस मुज़ाहर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक कमीशन की इंक्वायरी चल रही थी। तो उस वक्त अचानक एक बड़ी डेवलपमेंट पैदा हुई जब उन्होंने अपने ओहदे से, अपनी जो जज की हैसियत से, उससे इस्तीफ़ा दे दिया। इसके अलावा आज आखिरी दिन था एपलेट कोर्ट्स में, जहाँ जहाँ जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उनके हतमी तौर पर फैसले हो गए उनको इलेक्शन लड़ने की अहलियत है या नहीं है। आगे उनके पास अदालती फ़ोरम मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल आज 10 जनवरी को एक मरहला जो है इंतखाब की तरफ बढ़ने का वो ख़त्म हुआ। ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हमने बात करनी है अपने मेहमानों के साथ, और मेहमान मेरे साथ 3 बड़े डिस्टिंग्विश मेहमान मौजूद हैं। फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल, फॉर्मर गवर्नर, फॉर्मर वफाकी वज़ीर और बलूचिस्तान से अहम सियासी शख्सियत जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तल्लुक़ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है जनाब, वेलकम करते हैं आपको आज के शो में। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं नौशहरा से फॉर्मर MPA जनाब इख्तियार वली साहब, तल्लुक़ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए फॉर्मर MNA लाल चंद माली साहब। माली साहब आपको भी वेलकम करता हूँ। शुरू करता हूँ सर कादिर बलोच साहब आपसे। मैंने जैसे जिक्र किया कि एक बड़ा फ़ैसला है पाकिस्तान की तारीख़ का। पाकिस्तान की तारीख़ में 3 दफ़ा मिलिट्री इंटरवेंशन रही हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान की कौम जो है आज भी भुगत रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला बरकरार रखा है सज़ाए मौत का, इसकी अगरचे एक सिर्फ सिंबॉलिक अहमियत है, उसका अमली तौर पर इस वक्त तो कम से कम कोई उसकी इम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि इससे आने वाली जो मुतवक्को ख़दशा होता है लोगों को कि इंटरवेंशन हो सकती हैं, उसका रास्ता हमेशा रुक जाएगा और एक प्रेसिडेंट सेट होगी हमेशा के लिए। अब कोई भी जो शख्सियत है वो इंटरवेंशन करते हुए या कोई मार्शल लगाते हुए 100 बार सोचेगी। आपका टेक क्या है इस पे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल साहब, बात यह है, मैं इसको एक गैर ज़रूरी मौजू समझता हूँ, गैर ज़रूरी केस समझता हूँ। जब कानूनी कुदरत ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है और वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, और फिर उसकी जो सज़ा थी, जिस किस्म की सज़ा उसको दी गई, वो उसकी एब्सेंस में दिया गया, और एब्सेंस में इस किस्म की जो कैपिटल पनिशमेंट्स दिए जाते हैं, मैं खुद इसमें इतना कानून नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके चैनल्स में जो डिस्कशन चलते रही, कई वकला की बातें हमने सुनी कि इस किस्म की कैपिटल पनिशमेंट एब्सेंशिया में नहीं दिए जा सकते हैं, उसके लिए मौका देने की ज़रूरत है। और काजिज थे और कई मरतबा परवेज़ मुशर्रफ साहब को उनके गैर मौजूदगी में वेब स्कैंडल भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन साथ वो अप्रोच भी कर रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू वापस आने के लिए और अपने केस को डिफेंड करने के लिए। तो ये बजात खुद एक डाउटफुल किस्म की जजमेंट थी, इलॉजिकल मैं कहूँगा, क्योंकि कानून में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है। जो जज सेठ साहब ने जजमेंट दी थी जिससे उन्होंने कहा था कि इसको इतनी मरतबा सजा दिया जाए और सजा देने से पहले उसको घसीटा जाए और घसीटने के बाद उसको 3 दिन लटकाया जाए वगैरह वगैरह, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। कानून में जो चीज़ हमने पढ़ा है वो ये है, शुड बी हैंग्ड टिल ही बी डेड एंड सो ऑन। तो वो हैंग करने वाली कार्रवाई है। तो ये वहाँ पर भी तस्हीक थी बुनियादी तौर पर, और इस इंडिविजुअल के खिलाफ जो फौज का चीफ रह चुका था, जो उनका
चीफ एग्जीक्यूटिव रहा था इतने अरसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसकी क्वालिफिकेशन थी चीफ एग्जीक्यूटिव रहना या फौज के चीफ होना, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन से मुतालिक ऐसी चीज़ों को जो गैर ज़रूरी और इररिलेवेंट हो गए हैं दोबारा ले आना, और ऐसे वक्त पे ले आना जहाँ पर आजकल बहुत बातें की जा रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है तो फलान ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है। मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी मौजू है जिसको डिस्कशन के लिए लाया गया। और भी जिस तरह आपने फरमाया कि सुबह से लोग लगे हुए हैं और 2-4 दिन इसमें लगेंगे, लोगों की जहन पैल्यूट किए जाएंगे और एंड ऑफ द डे नतीजा ये निकलेगा कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसको हमेशा लास्ट कॉल उन पे जाती है और लास्ट रिस्पॉन्स उन्हीं किया जाती है, मुल्क की इंटेग्रिटी चाहे वो जोग्राफिकल इंटेग्रिटी है या आइडियोलॉजिकल है, उसकी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पे पड़ती है। उनकी कुर्बानियां आपके सामने ये नहीं है कि मैं सोल्जर हूँ, हर रोज जो है ना बड़े सीनियर जूनियर हर रैंक के लाशें उठा उठा के कंधे लोगों के झुक गए हैं। और इस वक्त डिसरिस्पेक्ट में उनको लाने के लिए और एक ऐसे आदमी के सजा को मौजू बनाने का ये सवा इसके वो तो चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लाश उसकी वो बाहर आ सकती है, लटकाया जा सकता है। आइंदा के लिए तो एक हो गया ना कि इस तरह का इक़दाम नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। इंटरवेंशन की तो आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं की। इंटरवेंशन करने के लिए और बेशुमार चीजें हैं, ये कोई तरीका नहीं है। इसके लिए उसको कम से कम उसको डिफेंस का मौका तो मिलना चाहिए था। अभी ये जो कार्रवाई की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, क्या उसकी साइड से कोई बंदा गया था डिफेंड करने के लिए कि आया वो जस्टिफिकेशन थी उस जजमेंट की कि नहीं? जब रिव्यू हो जाता है, केस चला जाता है तो कानूनन इख्तियार होता है उस पार्टी को। जब मरहूम परवेज मुशर्रफ जिंदा थे, दुरुस्त कह रहे हैं आप, जब परवेज मुशर्रफ मरहूम जिंदा थे तो उस वक्त वो खुद भी कोर्ट्स में नहीं गए थे, बल्कि वो एक बीमारी का एक सिलसिला हुआ और पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर दोबारा तशरीफ नहीं लाए। देखिए पाकिस्तान से बाहर जाने का बीमारी की वजह से बेशुमार केसेस हैं। अभी दोबारा अभी नई कहानी आप शुरू कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का वो भी 4 साल बाहर रहे, वो भी कन्विक्टेड थे, पनिशमेंट उनकी अंडरगो कर रहे थे, भगत रहे थे, काट रहे थे। तो मेरा कहने का मकसद ये चीजों में गैर जरूरी चीजें आप समझते हैं कि ये गैर जरूरी है। हम जरा आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल इसको गैर जरूरी समझता हूँ और इससे हमारी बड़ी बदली और रिजेक्शन आर्म फोर्स की तरफ से आएगा और वो आर्म फोर्सेस ये महसूस करेंगे और मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ, मैं भी ये महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से हमें स्पेशल टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जलसा पर हम लेते हैं लोगों ने जो काम किया गलत किया, डिवीजन ने किया। जी इख्तियार वली साहब आपकी तरफ आता हूँ। इख्तियार साहब आप ये बताइएगा कि दूसरा एक जो अहम आज डेवलपमेंट हुई, सियासी बातों की तरफ आएंगे, इलेक्शन की तरफ भी आएंगे अपने अगले सेगमेंट में। मज़हर नकवी साहब का जो इस्तीफ़ा है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो लोग समझते हैं कि ठीक है इस्तीफ़ा दे दिया, पेंशन मिल जाएगी, बरात मिल जाएंगी, बस मामला ख़त्म। कुछ लोगों का ख्याल है और आपकी पार्टी के लीडरों का ख्याल ये है कि इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं है, जो उन पर इल्ज़ामात हैं उनकी छानबीन होनी चाहिए, उनकी तहकीक होनी चाहिए और अगर इल्ज़ाम दुरुस्त हैं जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो मुबैना करप्शन वगैरह के हवाले से, उनका भी तो कोई फ़ैसला होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि उनकी अपने उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे कुछ महीने पहले उन्होंने साथ बिठाया और साथ बिठा कर कहा कि इनके खिलाफ इल्ज़ाम गलत हैं, लेकिन आज जब वो इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं तो तासर ये मिलता है कि वो इल्ज़ाम दुरुस्त थे, वो उनका सामना नहीं कर सके तो लिहाजा चले गए। तो इस पर आपका टेक क्या है, क्या होना चाहिए? ये बस काफ़ी है ओके या आगे बढ़ना चाहिए? थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। बात ऐसी है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मज़ाहिर नकवी साहब का किरदार थ्रू आउट जो सुप्रीम कोर्ट में रहा है वो इंतहाई मुतनाज़िया रोल के मालिक थे। उन्होंने बड़ा गैर कुछ मुनसिफाना किस्म का रोल प्ले किया है। मुनसिफ की कुर्सी और मसनद पर बैठकर उन्होंने कानून का गला घोंटा है। वो तो उन पर तो वो तो बड़े मशहूर हो गए थे, वो ट्रका वाली सरकार का नाम भी उनका रख दिया गया था। तो करप्शन के बहुत ज्यादा बड़े बड़े चार्जेस हैं, जिसमें मतलब आप समझे कि वो कुछ गिनती में ना रकूम की बातें हैं। और ऐसे मुतनाज़िया शख्सियत के जिन्होंने इतने मुतनाज़िया फैसले किए थे या किसी लालच में आकर या किसी मलाफाइड इंटेंशन के तहत, तो मेरे ख्याल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को उसका इस्तीफा जो है वो तो एक बहुत छोटी बात है। थोड़ा सा अगर
ये भुट्टो साहब का केस दोबारा रीओपन हो सकता है, अगर परवेज मुशर्रफ का केस दोबारा रीओपन हो सकता है, उसमें फैसले सुनाए जा सकते हैं कानून के मुताबिक कि पाकिस्तान का आईन और दस्तूर क्या कहता है। तो जो उन पर चार्जेस हैं, मेरे ख्याल में उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि यार यहाँ पर हम सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन को उसको ही हम मोरद इल्जाम ठहराते हैं कि कोई जनरल जो है तो उसने इंटरवेंशन की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जो जुडिशरी की इंटरवेंशन होती रही है माजी में सॉरी जी, अगर माजी में या अभी माजी करीब में जितनी जुडिशरी ने ये इंटरवेंशन की है, ये जो पनामा बेंच की कारस्तानियां हैं, मैं तो समझता हूं कि पनामा बेंच को भी लाना चाहिए अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ कि उनको कानून के कटघरे में खड़ा होकर इस्तीफा जो है, इस्तीफा काफी नहीं है, बल्कि इसके आगे बढ़ना चाहिए। जरा चाहता हूं कि मैं जरा एक पहले सेगमेंट में लालचंद भाई से ले लें। जी जी जी, इससे 2 कदम आगे बढ़ना होगा और ये बहुत जरूरी है। लालचंद साहब, आप ये बताइएगा कि आज फाइनली एक बड़ी खबर मिली और बड़े दिनों से बेचैनी थी कि जी हमारे निशान जो है छीन लिया गया, तो आज आपको निशान मिल गया बल्ले का, तो अब तो आप ओके हैं, सेटिस्फाइड हैं, आप समझते हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़कर जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आज जो पेशावर हाई कोर्ट का जो कोई फैसला आया है, हम ये नहीं समझते कि ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, लेकिन हम समझते हैं ये जमहूरियत, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के अवाम की जीत हुई है। हम ये भी समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन कोई सियासी जमात नहीं थी। जो पेशावर हाई कोर्ट का पहले फैसला आया उसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया और आज भी तवील जो है वो उन्होंने दलाइल दिए ताकि ये बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। और उसके साथ ही जैसे ये फैसला अनाउंस हुआ है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो कोर्ट का हुक्म है उसको मनोवन जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट है वो वेबसाइट पे छाप दिया जाएगा और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई डेवलपमेंट होते हुए नजर नहीं आती। तो 13 तारीख को देना है ना, 13 तारीख है आखिरी, जब सबको सब जमातों को निशान बकायदा टिकट उनके जो होंगे वो मिलेंगे। नहीं सर, जो आज जो नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो आज इलेक्शन कमीशन ने सब पॉलिटिकल पार्टीज के निशानात रिटर्निंग ऑफिसर को भेज चुकी है। वो आज सुबह जो पहली खबर आपकी इलेक्शन कमीशन के हवाले से आई हुई थी वो ये थी। तो बैट का निशान भी फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स को जाना चाहिए और जो सर्टिफिकेट पब्लिश होना है वेबसाइट पे वो भी होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म बहुत ही वाज़ेह है कि ये फोर्थविथ करना है, यानी विदाउट एनी डिले, बगैर किसी देर के। लेकिन जो रहा है कि हम नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन जो है माजी में जिस तरह से वो करता रहा है, शायद वो इस्तीफाफी कोर्ट के अहकामात को तस्लीम ना करे और इस तरह से इलेक्शन कमीशन अपनी लालचंद साहब, इलेक्शन कमीशन जो है या कोई फरीक किसी हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ना, ये तो कानूनी रास्ता है, ये कोई गैर कानूनी आईनी रास्ता तो नहीं है, ये तो फॉर्म मौजूद है अभी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन कोर्ट का आर्डर इम्प्लीमेंट ना करना एक आईनी इदारे की जानिब से वो भी तो गैर कानूनी काम है। वो उनका हक है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो जहाँ जाना चाहते हैं बिल्कुल जाए। लेकिन ठीक है, आप समझते हैं कि इस फैसले पर मिनोअन फौरन अमल होना चाहिए। यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा जो अगला सेगमेंट होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनरल साहब से और इख्तियार वली साहब से और लालचंद माली साहब से उनकी जमात की जो इलेक्शन की सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, इख्तियार वली साहब और लालचंद माली साहब। जनरल साहब, आप ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स से रेलिवेंट नहीं रही, पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिली। एक तो ये बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं इस दफ़ा, आप क्या तवक्कुआत लेके जा रहे हैं? इलेक्शन जो है आप सिर्फ अपनी जमात के प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं या अभी भी इस बात का इम्कान है कि आप बलूचिस्तान की किसी जमात से, BAP से मिसाल के तौर पर, या JUI से या किसी जमात से कोई एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट के साथ, अलायंस के साथ 8 फरवरी के इंतखाब में उतरेंगे? क्या प्लान क्या है आपके?
जो साहब बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान में जो सियासत की जाती है वो एक तरफ सियासी जमातें हैं, नजरियाती उनकी नजरियात की बुनियाद के ऊपर कुछ पार्टियां सियासत करती हैं बलूचिस्तान में, और कुछ इलेक्टेबल शख्सियात के जरिए से सियासत करते हैं बलूचिस्तान में। नजरियाती पार्टियां यहाँ पर JUI है और वो दीनी मामलात की बुनियाद के ऊपर वो सियासत करते हैं। इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम उलमा को ला के खड़ा करते थे, उनके जरिए से सियासत करते थे। किताब उन्होंने लिया था, उसको कुरान शरीफ का दर्जा देने की कोशिश करते थे या उसके सेम्बलेंस के तौर पर कोट करते थे, और उनकी कुछ तादाद इलेक्ट होती थी अच्छी खासी। अब लेटली उन्होंने भी वो काम तो अपनी जगह पे, उन्होंने भी इलेक्टेबल्स की तरफ जाना शुरू कर दिया। 7-8 आदमी उन्होंने, नवाब रईसानी है, एक दस्तगीर साहब हैं, एक अमानुल्लाह साहब हैं, एक ज़फ़रुल्लाह गिचकी साहब हैं, एक ज़फ़रुल्लाह ज़ारी साहब हैं, और कुछ और हैं जो उनके नाम सनदी में, एक परवेज सियापात साहब हैं, और एक जाबिद रेकी साहब हैं। ये वो लोग हैं जिनका इल्म से और दीनी इल्म से कोई ताल्लुक पास में नहीं रहा है, या न आलिम है न वो हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स हैं, तो इन्होंने इन सबको अपनी पार्टी में शामिल किया। आप भी जाएंगे एलाइसिस में? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, इसी तरीके से जो मरकजी पार्टियां हैं, जहाँ वो चाहे वो मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI, ये भी सियासत इलेक्टेबल्स के थ्रू करते हैं। तो जो आपने फरमाया कि पिछले 2 इलेक्शंस में इनको इस किस्म की पजीराई नहीं मिली थी, इनके लोग इलेक्ट नहीं हुए थे, तो अभी काफी तादाद पीपल्स पार्टी में इलेक्टेबल्स की आई हुई है, अच्छी खासी तादाद है, और हम इस पोजीशन में हैं इंशाल्लाह कि इस इलेक्शन के नतीजे के तौर पे बल्कि हम बलूचिस्तान बल्कि नहीं बल्कि श्योरली इंशाल्लाह बलूचिस्तान में हम हुकूमत बनाने के पोजीशन में होंगे। तो कोalition होगा श्योरली, चंद मेंबर किसी और जमात से लेने पड़ेंगे। इसी तरह से PMLN में भी कुछ इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं। तादाद आप अलायंसेस की पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को मिलाकर अपने साथ बना सकें। सियासत में बुनियादी तौर पर अलायंसेस किए जाते हैं, अभी तक हमारी किसी पार्टी से नहीं हुई है बातचीत, अब जरा सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है कार्रवाई। अब जरा बढ़ते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। इख्तियार वली साहब, आपकी पार्टी की लीडरशिप की ताहियात नाअहली ख़त्म हो गई, आपकी इंक्वायरियाँ बंद हो गई, सारे कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जो है मॉडल टाउन में जो दफ्तर है उसका खूबसूरत हाल है, उससे बाहर निकली। इलेक्शन में आपको तकरीबन 28 दिन बाकी हैं, कुछ पता नहीं है कब KP का दौरा करना है, कब पंजाब का दौरा करना है, जलसे कब होने हैं नहीं होने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई चूँकि आपकी गल हो गई है तो लिहाजा गल होने के बाद कैंपेन की जरूरत महसूस क्यों नहीं करते आप? जो साहब, बात ऐसी है कि कैंपेन जो है ये चला रहे हैं इस वक्त पूरी फुल थ्रॉटल के साथ, जो उम्मीदवार हैं वो चला रहे हैं। जैसे मैं अभी NA33 नौशहरा में अपनी कैंपेन कर रही हूँ, इस वक्त मेरा जलसा जो है तैयार है और मैं अंदर इस कमरे में हूँ। जैसे आपसे फारिग होऊंगा मैंने सीधा जाके जलसे में को अटेंड करना है। इसी तरह तमाम जितनी हमारी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पाकिस्तान भर में एक्टिव है और भरपूर तरीके से अपनी मुहिम चला रहे हैं। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़ियादत मॉडल टाउन से कब निकलेगी, तो उसका मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जिन्होंने जितनी कैंपेन चलानी थी उन्होंने चला ली है। मियां नवाज शरीफ साहब अभी फैसला कुन राउंड खेलने के लिए निकलेंगे, और ये आप देखिए राउंड कब शुरू होगा सर? राउंड की तारीख वगैरह ये इंशाल्लाह 13 तारीख से उनके जलसों का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। जिस दिन आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर में खड़े होंगे, मुल्तान में खड़े होंगे, तो मरियम बीबी जो है वो पेशावर में खड़ी होंगी, और शहबाज शरीफ साहब कराची में खड़े होंगे। वहां पे वो लोगों को मोबिलाइज करेंगे, बड़े बड़े जलसा आपसे खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम जो है मुकम्मल तौर पर तीनों लीडर्स जो हैं वो पूरे मुल्क के चारों सूबों में वो अपनी कैंपेन चलाएंगे, और आप देखेंगे कि वो सिर्फ कैंपेन नहीं चलाएंगे बल्कि वो इस मुल्क को इस वक्त मंशूर, मैं कहता हूँ एक बेल आउट प्लान दे। ठीक, जरा पाकिस्तान को भाई जरा ले लें थोड़ा सा हालात से ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ जाना निकालना है। समझ गया जो हमारा
جو ہمارا مین گول ہے وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں امن کا لوگ مطالبہ کرتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو ہم نے امن دینا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے جو مین گول ہمارا ہے وہ یہ کہ ہم نے پاکستان کی جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، سندھ کی طرف بڑھتے ہیں. لال چند صاحب یہ بتائیے، آپ لال چند صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کی شکایت تھی کہ ہم سے کاغذ چھینے جا رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ کاغذات آپ کے جمع ہوئے. آپ کی جماعت کی شکایت تھی کہ ہمارے کاغذات نامزدگی مسرد ہو گئے، پتہ چلا کہ 80-85% آپ کے کاغذات جو ہیں ایکسیپٹ ہو گئے. تو یہ جو وکٹم کارڈ کھیلنا ہے ہر وقت کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ وہ ہو گئی، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، یہ کوئی اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ الیکشن میں پوری طرح جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. باتیں جو آپ کرتے ہیں اینڈ آف دی ڈے وہ ثابت نہیں ہو پاتی، وہ الزامات ثابت نہیں ہو پاتے. آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ نے خود ہی اپنی بات کی نفی بھی کر دی ہے. بنیادی طرح جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی حکومت سمجھتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے حلقوں میں جانے پہ یا الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار نہیں ملیں گے، تو ہم نے ان کو سرپرائز دے دیا ہے. ہمارے ہر حلقے میں کم سے کم 8-10 ایک درجن سے زیادہ ہی، ایک تو حلقہ ایسا بھی تھا جہاں پہ 36 امیدواروں نے جو اپنا فارم نامزد بھی جمع کروایا. اب اس کا مقصد یہ، ہماری ایفیشنسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آن گراؤنڈ ہوا ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اس سے منہ موڑ لیا جائے. آپ دیکھیں ابھی بھی جو سیکشن 144 ہے وہ لگایا جاتا ہے، ابھی بھی ایم پی اوز جاری ہوتے ہیں، اور ہمارے جو لیڈران ہیں، ہماری قیادت ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، ان کو 10-10 12-12 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا ایم پی او کے تحت. کئی خواتین کے کاغذات چھینے گئے. یہ وہ سب چیزیں ہیں. ہماری پوری قیادت ابھی بھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے آج بھی اپیل میں بھی فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کیسز ہے نا ان کے خلاف. سر یہ تو عدالتی ڈیسیجن ہے نا، یہ فیصلہ مسلم لیگ نون، دیکھیں نا بات سنیں، یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے تو نہیں کیا نہ، یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیا. یہ عدالتی فیصلے ہیں، ٹربیونل کے فیصلے ہیں. تو جہاں فیصلہ آپ کے حق میں آتا آپ اس کو مان لیتے ہیں، جہاں فیصلہ نہیں آتا. جی سنے تو صحیح نا، ایک منٹ سنے تو صحیح. مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے وائس چیئرمین ہیں، ان کے سندھ میں کاغذات بحال ہو گئے ہیں. پنجاب میں اعتراض ہے ان کو، اور اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کون نہیں جانتا ان کو کتنے کیسز میں، ان کو ہائی کورٹ، ان کو مختلف. آپ کی شکایت کس سے ہے؟ مسلم لیگ نون سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، عدالتوں سے، یا کسی اور سے؟ کون کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کی تو آج بھی جو سب سے بڑے اخبارات ہیں انہوں نے پبلش کی ہے اسٹوری کہ وہ ابھی تک اپنا جو ہے کیمپین شروع نہیں کر سکے. اس کے 2 ہی ریزن مسلم لیگ نون کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یا تو آج بھی ان کو لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور دوسری بات اگر ہوں گے تو الیکشن جیتنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جو ایگریمنٹ کر کے لے آئے ہیں وہ ان کو جتوائیں گے. تو یہ ابھی تک اسی جو ہے خوش فہمی میں یہ چل رہے ہیں. ان کو گراؤنڈ کے ساتھ ہوا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہا ملی صاحب بتا رہے ایگریمنٹ کس کے ساتھ کیا؟ ہاں سر، وہ ایگریمنٹ کس کے ساتھ ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیا ہے ایگریمنٹ؟ وہ سر یہ ابھی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے. ایگریمنٹ کس کے ساتھ کیا ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے تو پھر آپ نام لے لیں. اب آپ سوال پوچھا ہے تو ذرا سن لیں. جی اب وہ ملی صاحب کو بات کریں. ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے جن پہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. ان کو کس نے نکالا تھا؟ گجرانہ والا جلسے میں انہوں نے کس پہ الزام لگایا تھا، وہی ان کو واپس لے آئے نا. ٹھیک آپ کی بات پہنچ گئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس لیے مطمئن ہے کہ اس کا کہیں کسی سے ایگریمنٹ ہوا ہے. ویسے جو کہ بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک سے پہلے عرض کروں کہ ایک ایگریمنٹ ایک لندن پلان 2014 میں بنا تھا، جس میں جناب بانی چیئرمین، جس میں طاہر القادری صاحب، جس میں چودھری صاحبان، اور جس میں ایک آدھ پارٹی اور بھی شامل تھی. تو وہ بھی ایک لندن پلان بنا تھا. جی آج کے حالات نہیں کریں گے، ماضی میں جانا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں. جی اب ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب. تعلق آپ کا بلوچستان سے ہے اور نمائندگی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. سر آپ یہ دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں بلوچستان میں اچھا پرفارم کرے گی. ایک بڑا اہم معاملہ بلوچستان میں جو گزشتہ کئی اشروں سے چلا رہا ہے وہ مسنگ پرسنس کا ہے. آج بھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کا احتجاج یہ ہے کہ ہمارے بہت سے افراد جو ہیں ہماری عزیز و اقارب لاپتہ ہیں. آپ کی حکومت اگر آتی ہے تو آپ اس معاملے کو، اس حساس معاملے کو کیسے دیکھیں گے؟ آئین قانون جو کارروائی کی جانی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا ہمیشہ سے یہ اسٹانس رہا ہے.
आज भी है और कल भी रहेगा। जो कार्रवाई की जानी है, चाहे वो आर्म फोर्सेस की तरफ से लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनका ताल्लुक नहीं है। लैंड ऑर्डर बुनियादी तौर पर सूबाई सब्जेक्ट है और कानून नाफिज करना और लैंड ऑर्डर को इंश्योर करना सूबाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कोर्ट्स है, आइन है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो, हम तो यही कहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक खबर मैं कल पढ़ रहा था, कल शायद एक जलसा था बड़ा जिसमें आसिफ साहब ने तशरीफ़ लाना था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, तो वो क्यों नहीं आ पाए उस जलसे में? क्या वजह थी? कोई उनकी कोई लॉजिस्टिकल इशू था या कोई सियासी वजूहत? नहीं, मेरे ख्याल में वेदर का प्रॉब्लम था, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। वेदर का वहाँ पर वेदर खराब थी और हेलीकॉप्टर की ऊपर फ्लाइंग की जाती है तो रिस्क नहीं लिया जा सकता है। मेरे ख्याल में बिल्कुल सही। इसमें कोई नाराजगी पाई जाती है पार्टी में जिनके तरफ नहीं गए थे जिनके जलसे में? किसी किस्म की नाराजगी नहीं है और बिल्कुल गलत बात है। ठीक। और सरफराज साहब से वादा किया गया था कि जाएंगे, वो आए थे, कोशिश की गई थी, कोई ऐसी बात नहीं है। इफ्तार वली साहब, चूँकि वक्त हमारे पास कम है, आप ये बताइएगा कि अब जिस तरह मैंने जनरल साहब से पूछा था, आप खैबर पख्तूनख्वा में अकेले तनहा सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या आपकी जो निस्बतन लाइक माइंडेड पार्टी है JUI या ANP वगैरह, उसके साथ कोई एडजस्टमेंट आने वाले दिनों में मुमकिन है, या कल्ले परवाज कर रहे हैं? ठीक है, मैं एक दो बातों पे जरा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। वक्त कम है हमारे पास। एक तो ये बल्ले की निशान की आपने बात की है, ये PTI वाले हमेशा मोहल्ले की मासी की तरह बैठ के ना ये रो के ये रोना धोना, ये इनकी आदत हो गई है। बाद में इनका कुछ निकलता है नहीं। अब इनसे ये बंदा पूछेगा कि आपका बल्ले का निशान मुस्लिम लीग नून ने लिया था, क्या आपका लीडर जो जेल में पड़ा है वो हमने डाला है? आपके लीडर ने तो सानेहा 9 मई का वो मुल्जिम है, साइफर का वो मुल्जिम है, फॉरेन फंडिंग का वो मुल्जिम है, कितने केसों में वो इश्तिहारी है, वो तो गिरफ्तारी नहीं दे रहा था। तो अब जो उसने किया उसको भुगतने दें, ये आप रोना धोना बंद करें। दूसरी बात ये है कि एग्रीमेंट वो था जब 2014 में आपने लंदन में बैठकर किया था, और उसमें आपने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने डिस्टेबलाइज करना था, आपने पाकिस्तान के सारे जमहूरी निजाम को लपेटना था। जरा इत्तेहाद का बता देता कि चूंकि इत्तेहाद का बताइए क्या करना आपने केपी में। जी उसके लिए आपको बाहर से पैसे लिए थे, आपने पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसे पकड़े थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपका बल्ले का निशान भी आपको मिल गया, आपके उम्मीदवार भी आ गए, तो जितने आपके एलिगेशंस थे वो सारे गलत थे। आप मुर्द इल्जाम पे रहे थे मुस्लिम लीग नून को। आप अपना दामन साफ करें, अपनी रसीदें लाएं, इलेक्शन कमीशन में सबूत पेश करें, तो आपको आपका केस क्लियर हो जाएगा। इत्तेहाद का बताइए सर, चूंकि वक्त कम है ना, इख्तियार कम है। हमारी JUI के साथ और ANP के साथ, इवन पीपल्स पार्टी के साथ अब टू सम एक्सटेंड हमारी बात चल रही है सीट एडजस्टमेंट पर। उन्होंने तमाम जिली ओहदेदारों को इख्तियार दे दिया है, तमाम जमातों ने, और उस पर बातचीत हो रही है। किसी वक्त भी कोई भी इत्तेहाद हो सकता है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज तमाम जमातें सोलो फ्लाइट करने अगर वो करना चाहें तो वो कर सकती हैं, बट आई थिंक कि सीट एडजस्टमेंट बिल आखिर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा लाल चंद माली साहब, दो बातें, चूंकि दो मिनट तकरीबन है आपके पास, 2-3 मिनट हैं। एक तो ये बताइएगा कि आपके जो एलाइज थे जिनके साथ आपने 4.25 साल हुकूमत की, GDA वगैरह सब छोड़ गए, कुछ पीपल्स पार्टी मिल गए, कुछ अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिंध में तो सारे आपके साथ ही छोड़ गए, तो इसका क्या इलाज है? इसका मतलब है कि PTI अकेले इलेक्शन लड़ेगी सिंध में। दूसरा, आपकी टिकटें वगैरह कौन देगा, किसने तकसीम करनी है? कुछ वकील कहते हैं कि हम टिकटों के मालिक हैं, कुछ और साहबान कहते हैं कि हमने फैसले करने हैं। अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये टिकटें किसने किसके साइन से इशू करनी है। इधर 2 बातें बता दीजिएगा जल्दी जरा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे यकीनी तौर पर साथी छोड़ नहीं गए, साथियों को छुड़वाया गया, उनको अगवा किया गया, उनका अगवा बराए बयान किया गया, और आपने देखा जो मुगवी थे उनको टीवी चैनल्स के ऑफिस में बिठा के उनके इंटरव्यू करवा दिए गए। और जैसे जैसे ये ज्यादती और जुल्म करते गए तो अवाम ने उस पर रिएक्ट किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो आसमान को छूने लगी है। और इंशाल्लाह हमारे जो भी कारकुनान को वोट टिकट मिलेगा वो वहां से कामयाब होंगे। अब आपने पूछा कि टिकट जो है वो कौन देगा? टिकट आखिरी में जो है वो इमरान खान साहब का प्रेरोगेटिव है, वो इंशाल्लाह वो तो चेयरमैन नहीं है ना, बानी वो तो चेयरमैन नहीं रहे, चेयरमैन तो गौहर साहब हैं मेरे ख्याल है। जी बिल्कुल बिल्कुल वो है चेयरमैन, वो है, उन पे एतमाद किया है, वो चेयरमैन है, वो उनसे कंसल्टेशन करेंगे इमरान खान साहब से, जो हमारे जो फाउंडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान है, और उसके मशवरे के बाद वो लिस्ट इंशाल्लाह कल या परसों जो है
वो टिकट्स की जारी हो जाएगी। अब एक बात और मैं सिर्फ आपको ऐड करना चाहूंगा, ये जो 9 मई का जो हमें जो ताना दे रहे हैं, कल इन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के 2 आर्मी चीफ और 2 ISI चीफ बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार थे। तो ये जिस तरह से पूरी दुनिया में पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं, तो सवाल आप गलत बात कर रहे हैं मली साहब। आप उनको इंटरव्यू ना करें ना, उनको बात पूरी करने दें। ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं कि आपने इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया था। इख्तियार साहब उनको बात पूरी करने दें। के ऊपर हमला किया था, इख्तियार भाई बात पूरी करने दें। आपने कर्नल शेर के मुजस्समे को तोड़ा था, आपने दीर फोर्ट पर हमला आखिरी मिनट है सर, आखिरी मिनट सर, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे। बहुत शुक्रिया इख्तियार वाली साहब, आपका शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लालचंद साहब आपका, लालचंद वाली साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, फॉर्मर कोर कमांडर, फॉर्मर गवर्नर और फॉर्मर वफाकी वजीर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी जमात के नुक्ता नज़र से आगाह किया। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।